वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। भारत की बात प्रवीण किने के साथ। तो आज हम जान ले कि भारत की राजनीति में पप्पू जी का स्थान कहां तक आ गया है। पप्पू जी यानी जिन्होंने मीडिया में आज अपना एक नया नाम बनाया है, नई पहचान बनाई है, वो अपने राहुल जी गांधी। और जिन सोशल मीडिया ने 2010 से लेकर 2015 तक इनको एक पहचान दे दी, वो है पप्पू। अभी बात ये करने वाला हूं कि इन पप्पू जी को उस टाइम पे समझ में नहीं आया कि सोशल मीडिया की पावर क्या है, क्या मायने रखता है सोशल मीडिया। और उसके बाद जब 10 साल बाद इन्हें पता चला तो इनकी जो इमेज थी वो रियल इमेज, एक यंग लीडर, एक स्ट्रगल करता हुआ लड़का, अपनी पिताजी का मृत्यु अपने सामने देखते हुए भी राजनीति से नहीं भागने वाला लड़का। उसके ऊपर फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि ये भारत का बेटा अपने देश की राजनीति के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर रहा है। जैसे ही 2010 से लेकर 2015 तक उन्हें समझ में नहीं आया कि कैसे सोशल मीडिया की जाल में उनको फंसाया गया है, और उस इमेज से बाहर निकलने के लिए 2015 से 2025 तक ये जो उनका स्ट्रगलिंग पीरियड था वो यहां तक आके अटका हुआ है। अब ये जो राहुल जी की इमेज बनाई गई थी उससे तो वो बाहर निकल गए, लेकिन उनके लिए जो अगला ट्रैप है वो ट्रैप इन 10-20 सालों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी ने बनाया गया है, ये जाल बिछाया गया है, वो है हिंदुत्व। अगर हमारे देश में एक इकबाल बोलता है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्त था हमारा, तो राहुल जी आपको अभी तक समझ में नहीं आया है कि 70% आबादी हिंदू राष्ट्र की है। यहाँ पे अच्छे लोग कभी साथ में नहीं आते। यहाँ पे दूध बेचने के लिए उधारी देनी पड़ती है, दूध बेचने के लिए घर घर जाना पड़ता है, और दारू के ठेले के आगे तो सुबह से लोग खड़े रहते हैं। बिहार की चुनाव में तो आपको पता ही चला होगा कि यही फैक्टर है जो आपको पीछे ले जा रहा है। 70% हिंदुओं की आबादी में आपको इस ट्रैप में बिछाया जा रहा है कि अगर मुस्लिम समाज कांग्रेस को, राहुल गांधी को सपोर्ट करता है तो हमारे हिंदू भाई नरेंद्र भाई मोदी को क्यों नहीं सपोर्ट करते। तो एक ट्रैप है। और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारी जो सोशल सिस्टम है, यहाँ पे इतने बुद्धिजीवी लोग नहीं हैं कि जो ये ट्रैप समझ जाए। और अगर इस ट्रैप से आपको बाहर पड़ना है तो अगले 10 साल आपको लगेंगे कि ये ट्रैप सुलझाने में। तब तक एक नया ट्रैप आपकी राह देखता रहा होगा। आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हो, और उसमें से एक है कि फ्री में बांटना। पहले जमाने में राजा महाराजाओं की या देवताओं के जो युद्ध होते थे, उस युद्ध के पीरियड में एक जगह से अग्नि वर्षाव किया जाता था। यानी कि ऐसे दोनों तरफ में राजा महाराजा या देवता युद्ध में खड़े होते थे, रामायण में, महाभारत में, और एक तरफ से अग्नि वर्षा की जाती थी। और वो अग्नि वर्षा जो थी वो जब आती थी तो दूसरी तरह से अग्नि नहीं बरसाया जाता था, क्योंकि अग्नि अगर मिल जाए तो एक विस्फोट हो जाएगा। तो दूसरी तरफ से बारिश का बाण चलाया जाता था। तो यही तकनीक आपको समझ में नहीं आ रही है। आपकी तकलीफ ये है
कि आप आपकी दादी माँ का रियल फैक्ट आपने सोचा ही नहीं है। राहुल जी, आपके प्रयास 100% सही है, आपकी मेहनत 100% सही है, लेकिन जिस ट्रैप में आपको फंसाया जा रहा है वो आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बात की हम 2000 फ्री में देंगे, आप बात करोगे 10,000 फ्री में देंगे, तो बात एक ही हुई ना। आपकी दादी ने जो लोगों को पानी पीने की भी तकलीफ थी, बारिश नहीं हो रही थी, 4-5 साल ऐसी भारत की हालत हुई थी, सूखा पड़ा था, उस टाइम भी आपकी दादी ने कुछ भी फ्री में नहीं दिया। लोगों को कहा गया कि आप रोजगार करो, आप मजदूरी करो, आपको धान दिया जाएगा, आपको रोजी रोटी जो भी हो दी जाएगी। लेकिन आपके दादी ने कभी भी किसी को फ्री में नहीं दिया, लेकिन उनका ऐलान था रोटी, कपड़ा और मकान। उस टाइम उनकी जो जीत थी, वो जो मतदार थे, वो जो भारतवासी थे, उनके प्रॉब्लम्स को उन्होंने समझा था। उस 70% गरीब जनता के प्रॉब्लम्स को उन्होंने समझा था और उसके रिलेटेड उन्होंने बताया था कि गरीबी हटाओ। राहुल जी, आप क्या कर रहे हो? उधर मोदी जी हिंदू मुस्लिम खेल रहे हैं, सारे पूरे धार्मिक संतों को उन्होंने एक कर दिया है, और हमारा तो देश संतों का है, मंदिरों का है। 70-80% लोग तो ये संतों के पास जाते हैं, वो जो बोलते हैं वो कहते हैं, अंधविश्वास नहीं कहूंगा, लेकिन वो जो बोलते हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। तो राहुल जी, मुद्दे की बात यह है कि इस हिंदू राष्ट्र की कल्पना में आपको आपका कार्ड बदलना पड़ेगा। इस भारत की भूमि में जो मजदूर काम करता है, जो किसान काम करता है, वो अपने रोजमर्रा के प्रॉब्लम में फंस गया है। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो अपने प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं। बेटों बेटियों के एजुकेशन में पैसा जमा करने के लिए पैसे नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसे नहीं है। गवर्नमेंट में ऑफिसेस में जाओ तो घूसखोरी के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है, लोग परेशान हैं। बैंक रियल रूप से भ्रष्टाचारी हो गई है। बैंक को अगर कोई पैसा कमाना है तो लोगों के ऊपर 10 रुपए का, 20 रुपए का, 300 रुपए का फाइन लगा देते हैं। बहुत ही पैसा कम पड़ गया तो कोई एटीएम कार्ड्स ब्लॉक कर देंगे, तो 500 रुपए का तो एटीएम कार्ड होता है मिनिमम 125 का, और रीजन दिया जाता है कि फ्रॉड हो रहा था, कोई आपके ट्राई कर रहा था, हमने ब्लॉक कर दिया, और नया लेना पड़ता है, अनब्लॉक तो नहीं होता वो कार्ड। तो उसके हिसाब से करोड़ों रुपए की बैंक ही पैसे लूट रहा है। तो ये छोटे छोटे रियल सेक्टर में रियल भ्रष्टाचार भी शुरू है, तो बड़े सेक्टर में भ्रष्टाचार है वो रोकेगा कैसे और कौन? भारत की जो पब्लिक है, भारत की जो जनता है, वो एक आस लगा के बैठी है कि तुम्हारे जैसे नवयुवक परदेश में जब पढ़ के आते हैं तो वो बात करेंगे वहां के एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की। वो बात करेंगे जापान में अभी भी बच्चों को स्कूल में काम करना पड़ता है, स्कूल में वो नींद ले सकते हैं, स्कूल में स्किल बेस्ड एजुकेशन उनका चल रहा है। आप स्विट्जरलैंड में जाते हो तो वहां की जो हेल्थ सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट करने की बात आपको करनी चाहिए। तो आप बात करें वोट चोरी की, वोट चोरी का मुद्दा अगर बराबर भी है तो मेरे जैसा एक टीचर, मेरे जैसा कोई मजदूर, उसको कुछ दिलचस्पी नहीं है। उसके ऊपर उसका एक ही कमेंट होगा कि सभी राजकारणी, सभी पॉलिटिशियन एक जैसे है। बिल्कुल साफ आंसर है, क्योंकि उसको कौन क्या कर रहा है, कौन कितना खा रहा है, कौन कितना भ्रष्टाचार कर रहा है, इसमें दिलचस्पी नहीं है। अभी उसको एक ऐसा मसीहा चाहिए, अभी उसको एक ऐसा नेतृत्व चाहिए कि जो उसकी रोजमर्रा जिंदगी को थोड़ा सुकून दे दे।
थोड़ा प्यार दे दें। देखिए, आपकी पहचान, आपकी आकांक्षा या आपका लीडरशिप, ये सभी सही डायरेक्शन में, लेकिन आप आपके दादी माँ के पावर को, दादी माँ के उस वसूलों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपके पास कोई ग्राम पंचायत भी रहेगी, कोई नगर पालिका भी रहेगी, कोई कर्नाटक जैसा राज्य भी रहेगा, तो उस राज्य में, उस ग्राम पंचायत में एक मॉडल बना के दिखाइए, एक एजुकेशन मॉडल, एक हेल्थ मॉडल, कि उसको देख के लोग ट्रांसफॉर्म हो जाए। आप अगर इनके साथ हिंदू मुस्लिम की बहस करते रहेंगे तो अभी अगले 25 साल आप नहीं जीत पाओगे। और रही दूसरी बात, आपको अगर पता ही है, मैं अभी ओपनली बोल रहा हूँ राहुल जी, ओपनली बोल रहा हूँ, अगर आपको पता ही है ये हिंदुओं का देश है और इस देश में मुस्लिम लोग आपको सपोर्ट ही कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम इस दोनों की चाह में, वो अगर मुस्लिम आपको सपोर्ट करे, क्रिश्चियन आपको अगर सपोर्ट करे, तो उनकी लीडरशिप हिंदुओं के सामने लाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लीडर्स मुस्लिम, आपके प्रेसिडेंट्स मुस्लिम, आपके बहुत सारे जो मोटिवेशन है वो सब क्रिश्चियन से, सब तरह के हैं। तो अगर आपको ये पता ही है कि ये सब लोग आपको ही वोट करने वाले हैं, तो क्यों आपको उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये राष्ट्र धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, ये राष्ट्र मानवता को मानने वाला राष्ट्र है। लेकिन पिछले 75 सालों में शिक्षा के ऊपर, जो शिक्षा हमें स्कूली एजुकेशन में देनी चाहिए, उसमें कोई सफल नहीं हुआ है। अभी भी पुलिस स्टेशन में लोग जाते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि एफआईआर क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होता है, कॉग्निबल क्या होता है, नॉन कॉग्निबल क्या होता है। किसी प्रिंसिपल को भी नहीं पता है, किसी टीचर को भी नहीं पता है। आप चाहे तो ट्राई करके देख लो। बीएनएस धारा क्या होती है, आईपीएस धारा क्या होती है, किसी को कुछ नहीं पता है। ब्लाइंडली लोग फॉलो कर रहे हैं, और इसी सिस्टम को तोड़ने के लिए आपको हिंदुओं की लीडरशिप आगे लानी पड़ेगी। आप सही मायने में इस देश को निरपेक्ष राष्ट्र, सर्वधर्म समभाव राष्ट्र बनाना चाहते हो, लेकिन अभी तक हमारी जनता इतनी सुधरी नहीं है, इतना एजुकेशन लेवल बढ़ नहीं गया है कि हम इस बात को समझें। सही राह में तो देखा जाए तो मैं मानता हूं कि मेरे घर के दरवाजे के भीतर ही मेरा धर्म रहना चाहिए। चाइना का अगर उदाहरण लिया जाए तो चाइना में ऐसी बात की जाती है, अगर आपको इलेक्शन लड़ाना है तो आपको आपका धर्म छोड़ना पड़ता है। इसके ऊपर बात कीजिए, आप वो बात ही नहीं कर रहे। आप तो आपको वो एक सब्जेक्ट दे रहे हैं बीजेपी वाले या अदर पक्ष वाले, और उसी के ऊपर आप घूम रहे। आप अपनी राह बदलिए, आप अपना फोकस बदलिए। आपको लोगों को दिशा देनी है, आपको बताना है कि जापानीज एजुकेशन सिस्टम मैंने इस सिटी में लाई है, अभी मैं पूरी इंडिया में करने वाला हूँ। स्विट्जरलैंड की हेल्थ सिस्टम मैंने इस ग्राम पंचायत में लाई है, वो मैं पूरे देश में करने वाला हूँ। और चाइना में जो बात की जाती है कि हमारा धर्म हमारे घर के भीतर रहना चाहिए, उसका प्रदर्शन बाहर नहीं होना चाहिए, ये बात कीजिए। किसी धर्म को सपोर्ट करके, किसी जाति के सपोर्ट करके ये देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। और जो बीजेपी या अन्य पक्ष कर रहे हैं वही आप करने की प्रयत्न कर रहे हैं, वही करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आज तक आप 2014 से जो करते आ रहे हैं वही आप आगे करोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा जो आज तक मिलते आया है। मैं चाहता हूं
कि ये देश धर्मनिरपेक्ष बने, आपकी आंखें खुले और आप जिधर आपको फोकस करने के लिए आपकी राह उधर लेके जा रहे हैं उधर आप मत देखो। आप बात करो एजुकेशन की, फ्री की तो बात ही आप छोड़ दो। आपका एक फेमस डायलॉग था, हमारी सरकार आएगी तो आपके अकाउंट में खटाखट 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 2,500 रुपए आ जाएंगे। क्या हुआ? आपने खाली बात की और महाराष्ट्र में सरकार ने कर भी दिया, आपके वोट भी चोरी हो गए वहां से। तो वो जो कर रहे हैं उनको उनकी राह पे करने दो। एटलीस्ट आपसे हम उम्मीद रखते हैं कि आप विकास की बात करो, आप एजुकेशन की बात करो, आप प्रॉपर सिस्टम की बात करो। और आप पूरा जग घूम चुके हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज के जो पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी है वहां तक का आपका जो एक्सपीरियंस है उसको देखो। आप इतना प्रयास करके भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, उसका रीजन ये है कि आपको एक टॉपिक दिया जा रहा है। जैसे कि हमें किसी शेर को पकड़ना होता है तो एक बकरी बांध दी जाती है, तो ऐसा एक सब्जेक्ट आपके पास दिया जाता है कि आप मुस्लिम समाज के ऊपर बोलो, हिंदू समाज के ऊपर बोलो, और आपको गुमराह किया जाता है। और लोगों का क्या है, लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जितने भी लोग पढ़े हुए हैं उतने ही धर्म के भीतर जा चुके हैं। तो ये फेल्यूर किसका है? ये फेल्यूर है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, क्योंकि बचपन से ही हम स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं कर रहे हैं, बचपन से ही हम उन्हें धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। और धर्म क्या होता है? धर्म होता है इंसानियत, धर्म होता है देश प्रेम, धर्म होता है एक दूसरे को समझना। और इस देश में तो अलग संस्कृति है, अलग धर्म है। कितने धर्म है? हिंदू धर्म को नहीं मानने वाले कितने पंथ है? सिख लोग, हमारे सिख भाई है, हमारे क्रिश्चियन भाई है, हमारे मुस्लिम भाई है, हमारा बौद्ध समाज जो है वो भी बौद्ध समाज, जय भीम समाज आज भी हिंदुओं को मानता नहीं है। खुद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बोला था कि हिंदुओं को त्याग करके मैं बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहा हूं। जैन भाई है, उनकी एक अलग परंपरा है। तो जो ये हिंदू राष्ट्र की कंसेप्ट है उनको चैलेंज किए आप, उनको बताइए कि आप ये लागू ही कर दीजिए। कितने साल बोलोगे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र, आप सहमति दे दीजिए, वो मुद्दा ही गुल हो जाएगा। वो आपको फंसा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र कैसे संभव है? मैं खुद भगवत गीता को मानता हूं, मैं खुद एक जैनिज्म को मानता हूं, लेकिन मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि ये धर्म का प्रवचन, ये धर्म का प्रसार हमारा राजकीय मुद्दा बन जाए। मैं तो ये चाहता हूं जो हमारे युवा है, जो आप जैसे लीडर्स हैं, जो बीजेपी में भी नए नए लीडर्स हैं, उनको ये धर्म का और कि पीछे जो हुआ है वो छोड़ना चाहिए। कभी हम सावरकर को गाली देते, कभी पंडित नेहरू को गाली देते। अभी देखिए, उन्होंने नेहरू जी को गाली दी, आप सावरकर जी को गाली देने लगे। अभी मैं तो ये मानने वाला हूं कि हर एक व्यक्ति साधन संपन्न परिपूर्ण नहीं होता है, कोई ना कोई फॉल्ट उसमें रहता ही है। सावरकर जी में जो अगर 40-50 गुण अच्छे थे तो एक दूसरी गलती भी हो सकती है, हम 100% उसको एक्योर नहीं कर सकते। वैसे पंडित जी नेहरू का भी है, 100% तो वो परफेक्ट हो ही नहीं सकते। ना इंदिरा गांधी जी हो सकती है, ना नरेंद्र मोदी हो सकता है, ना सरदार वल्लभ भाई पटेल हो सकते हैं। तो आप कैसे हो सकते हो? तो परिपूर्ण होने का प्रयास छोड़ दीजिए। आपको इन गरीब लोगों को एक नई राह दिखानी है, और वो भी एजुकेशन और हेल्थ,
इन दो मुद्दों पर आपने काम करके दिखाया और इस दो लोगों पर लोगों का अटेंशन दिया, तो संभव है कि 2029 में आप बाजी पलटोगे, क्योंकि ये तो होने वाला ही है। कोई इलेक्शन आए, कोई बॉम्ब स्फोट होने वाला है, कोई इलेक्शन के पहले समान नागरिक कायदा लागू हो जाए, कोई इलेक्शन से पहले पाकिस्तान का वॉर हो जाए, ये तो होने ही वाला है। अगर आपको ये ब्रेक करना है, देखो हम तो मानते थे कि मोदी जी बहुत अच्छे लीडर है, मैं खुद उनका प्रशंसक था, लेकिन जैसे ही लास्ट 4-5 सालों में मैं देख रहा हूं कि जाति के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, ना कि विकास के नाम पे मांगे जा रहे हैं। और जब कोई जाति के नाम पे उतर आता है तो समझ लो कि उसकी विकास की गंगा मैली हो गई है। आपके पक्ष ने भी बहुत ज़्यादा ऐसा ही किया है पास्ट में। अभी हम फ्यूचर की बात करेंगे, तो जो फ्यूचर में मैं देखना चाहता हूं, जिस फ्यूचर की अपेक्षा मैं आपके पास से करना चाहता हूं, वो फ्यूचर एक यंग लीडर जो पूरा प्रदेश घूम के आया है, उसको निचोड़ के हमारे इंडिया का एक नया फ्यूचर आप लोगों को दिखाओ। लोग पागल हो जाएंगे, लोग तकलीफ में हैं। लोगों को पता है कि जो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, जिन्होंने अपने सम्मान के लिए सत्ता को लात मारी थी, जैसे आपके मम्मी ने भी मारी थी। प्राइम मिनिस्टर का पद आपके मम्मी के पास आया था, लेकिन उन्होंने वो लिया नहीं है। बहुत बड़ा त्याग है। एक कुर्सी छोड़ना छोटी बात नहीं। वो अटल बिहारी वाजपेयी में था, वो आपके मम्मी के पास में था। पता नहीं और किन नेताओं के पास में फ्यूचर में जाके समझ में आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ, देखो मैं कोई भाजपा विरोधी नहीं हूँ कि कांग्रेस प्रेमी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बदलाव चाहता हूँ मेरे देश में। मैं बदलाव चाहता हूँ ये इलेक्शन के प्रोपेगेंडा में, मैं बदलाव चाहता हूँ एजुकेशन सिस्टम में। और बदलाव वही कर सकते हैं जो सत्ता में है या सत्ता में आ सकते हैं। तो अभी अगर भारत की बात की जाए, इनकलाब की बात की जाए, तो उम्मीद तो दो ही लोगों के पास है, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा है राहुल गांधी। दो ही तो राष्ट्रीय पक्ष हैं जो भारत का नक्शा बदल सकते हैं। और आपको ये करने की अपॉर्चुनिटी मैं बोलूंगा कि आपके पास है, वो हुनर आपके पास है। वो 40-50 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है। वो 200 साल जो आपके पिताजी ने, दादाजी ने, कांग्रेस ने किए हैं, वो आपके पास है, विरासत है आपके पास। तो एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि शिक्षण व्यवस्था बदलने की बात कीजिए, हेल्थ सिस्टम चेंज करने की बात कीजिए और बात कीजिए सकारात्मक। 2014 में आपके नेताओं ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने बोल दिया कि मोदी का युग आया है, मोदी का इन्फ्लुएंस है। क्या जरूरत है? वो नरेंद्र जी मोदी को आपने ही बड़ा किया है। आप बोल सकते थे कि नहीं हमारी गलती थी, इसलिए वजह से हमें वोट हमारे गए, कुछ चुगबुल हुई होगी, कोई मिस्टेक्स हुए होंगे, लेकिन आपने वो जो गलतियां थी, आपके जो भ्रष्ट राजकारणी कोई थे कलमाड़ी जैसे, उनको नहीं देखा। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी की लाट आई हुई है और लोगों के दिलो दिमाग में भी यही बैठ गया कि नरेंद्र मोदी को कोई रोक नहीं सकता। तो आपको नदी का मुंह मोड़ना है तो आपका फोकस बदलना पड़ेगा। और यही एक राह है कि जो भारत की जनता चाहती है, और वही एक राह है कि हमें दुनिया में नंबर 1 बना सकती है।
तो मैं चाहता हूँ कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वोट चोरी के, कोई भी उठा सकता है, आपके पार्टी का सदस्य। आपको बात करनी चाहिए डेवलपमेंट की। आप ये आरोप सिद्ध भी अगर हो गए तो लोग यही कहेंगे कि सभी पार्टियां चोर हैं। लेकिन एक उम्मीद लगा के बैठा हूं मैं, उम्मीद लगा के बैठा है भारत कि हमारे बच्चों को एक ऐसा फ्यूचर मिले जिसमें सर्वधर्म समभाव हो, इंसानियत ही हमारा धर्म हो। और हम कंपैरिजन करें तो स्विट्जरलैंड से करें कि हमारी हेल्थ सिस्टम इतनी अच्छी है। डिसिप्लिन की कंपैरिजन करें तो हम जापानीज स्टूडेंट से करें, और ये तो अभी ऐसे ही नहीं होएगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर स्कूलों में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तो बात विकास पे होगी, बात जनता के मुद्दों पे होगी। लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूं, जो इंदिरा जी गांधी अभी भी लोगों के दिलो दिमाग पे छाई है, विरोधक भी रहेगा, विरोधी पार्टी भी रहेगा, तो भी इंदिरा जी का सम्मान ही करता है। महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे थे, वो तो कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन हर बार जब बात करते थे तो इंदिरा जी की पहचान बताते थे, उनकी डेयरिंग बताते थे। और अभी आपको मौका है कि इस जनता की राह को मोड़ने का मौका है। तो मैं चाहता हूं, जो लोगों को इफेक्ट करते हैं, जो लोगों से रिलेटेड है, वो मुद्दे हैं कि आज लोग परेशान हैं महंगाई से, आज लोग परेशान हैं सिस्टम से। एजुकेशन अगर लेना है तो 2-2 लाख की फीस भरनी पड़ती है। हेल्थ अगर अच्छा बनाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, और सभी जगह पे लूटमारी चल रही है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आप एक ऐलान कर दो कि अगर आपको प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन करना है तो फ्री में कर देंगे। अगर आपको हेल्थ को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी फ्री में करवा देंगे। कर दो। इतने करोड़ों के खर्चे, 2-2 हजार करोड़ का तो भ्रष्टाचार हो रहा है। तो वही पैसा अगर जनता खर्च कर रही है तो ये फ्री में देने से तो अच्छा है। महाराष्ट्र की सरकार 2500 देगी, बिहार की सरकार 10,000 देगी, तो ये पैसे देने से तो अच्छा है कि 2 ही बातें आप लोगों को दो जो लोगों के दिल पे और सिस्टम पे अफेक्ट करेगी। वो है एजुकेशन और हेल्थ। मुफ्त की अगर बीमारी लग जाए तो आपको तो भारी पड़ेगी। फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, इंदिरा जी ने ये समझा था कि रोटी कपड़ा और मकान ये लोगों का प्रॉब्लम है, गरीबी हटाओ ये नारा था। तो यही आपको करना है। आपने लोगों को समझा है, आपने लोगों के दर्द को महसूस किया है, तो उस हिसाब से आपके मुद्दे रिफ्लेक्ट होने चाहिए। और आप तो निगेटिव बनना छोड़ ही दो, अपोजिशन को अपोज करना छोड़ ही दो, आप निगेटिव हो जाएंगे। इतने मुद्दे हैं, आप पॉजिटिव हो जाओ, आप विकास की चर्चा करो, आप लोगों को फ्यूचर दिखाओ, क्या फ्यूचर आप बना सकते हो भारत का। और मेरा प्रॉमिस है, ये 2029 पे राज आपका होगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप तक पहुंचे, और कांग्रेसी परिवार और अन्य परिवार, इनसे भी अपील करता हूं कि वीडियो जल्द से जल्द राहुल जी तक पहुंचाए। मैंने आपके पिताजी की एक बात सुनी थी। एक लड़की ने, 10 साल की लड़की ने उनको एक खत लिखा था कि राजीव जी, आप गॉगल लगाओ तो आपको बहुत अच्छा जचेगा। और क्या पता इस देश में से हजारों खत आते होंगे
और उस टाइप का गॉगल उन्होंने लगाया, और जब उस दौरे में वो गए, उस एरिया में गए, तो उस लड़की से मिले। तो मैं चाहता हूँ कि मैं छोटा आदमी हूँ, छोटा टीचर हूँ, एक गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूँ, तो मैं जानता हूँ कि लोगों का दर्द क्या है, और मैं जानता हूँ कि सही दिशा क्या देनी चाहिए। तो शायद ये वीडियो आपको समझ में आ गई। तो रोटी कपड़ा मकान और गरीबी हटाओ उस वक्त की ज़रूरत थी, और आज लोग परेशान हैं बच्चों के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, लोग परेशान हैं गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर, लोग परेशान हैं हेल्थ सिस्टम के ऊपर। 3 बातों पे काम करो, धर्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी आपके पास आ जाएंगे। राहुल जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलेंगे सुबह 7 बजे वंदे मातरम की श्रृंखला में प्रवीण किने के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।